हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर लिया गया था 4 अक्टूबर 2016 को। ये री पेपर हुआ था, वैकेंसी 2013 की थी और ये पेपर री हो गया हुआ था 4 अक्टूबर 2016 को। आज हम इस वीडियो में उस पेपर के हिंदी और अंग्रेजी के कुल 50 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए वर्तमान में चल रही पटवार भर्ती परीक्षा, हाई कोर्ट की एलडीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, आने वाले टाइम में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा और महिला प्रशिक्षक जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी कारगर साबित होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चेक कीजिए कि आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द है कि किस शब्द में प्रय उपसर्ग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उपसर्ग हटा के जो बचा हुआ शब्द है उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए कि क्या उस मूल शब्द का कुछ अर्थ है। अगर मूल शब्द का अर्थ है तो उसमें प्रय उपसर्ग है, अन्यथा उपसर्ग नहीं है। अब प्रश्न में जो है प्रय हटाने पर शन बचता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए प्रश्न में प्रय उपसर्ग नहीं है। प्रतिकूल में उपसर्ग है प्रति, प्राक कथन में उपसर्ग है प्राक और प्रयोग में उपसर्ग हो जाएगा प्रय, क्योंकि प्रय धन योग से प्रयोग शब्द बनता है। इस प्रकार आपको प्रश्न सोल्व करने हैं। इसमें मुश्किल से मुश्किल 20 या 30 सेकंड लगती है और आपको एक प्रश्न के लिए पूरा 1 मिनट मिलता है। ठीक है, तो आपको पहला प्रश्न जो दिया है उसका आंसर हो जाएगा प्रयोग। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नी प्रत्यय देखने के लिए आपको देखना है कि मूल शब्द में अगर नी हटा देंगे तो वो शब्द बनता है कि नहीं बनता। नानी में नी हटाओगे तो ना बचेगा, जवानी में जवा बचेगा, चीनी में ची बचेगा, जो कि ये शब्द नहीं है। मोरनी में नी हटाने से बचता है मोर, जो कि एक मूल शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मोर। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन महीधर ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, महीधर का अर्थ होता है पर्वत। इसी प्रकार मही, अवनी, वसुंधरा ये तीनों पृथ्वी की पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मही, अवनी और वसुंधरा। अब इसमें आगे चलते हैं। एक अचल है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, और रत्नाकर ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अचल शब्द है पर्वत का पर्यायवाची और रत्नाकर है समुद्र का पर्यायवाची। बाकी मही, अवनी, मही और मेदिनी ये चारों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। कहता है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। युग्म सही नहीं है। आप देखोगे इसमें कि साकार का विलोम होता है निराकार, बिल्कुल सही है। साक्षर का विलोम होता है निरक्षर, सही है। ज्ञानी का अज्ञानी। अब पूर्व शब्द है, इसका विलोम होगा या तो पश्चात या पश्चिम, जैसे पूर्व पश्चिम वाला, तो पूर्व का पश्चिम विलोम, या पूर्व मतलब पहले, तो इसका अपोजिट होगा पश्चात। अब पूर्व कोई इसका पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्व अपूर्व। अगला प्रश्न है, कहता है कि मोर, सर्प और चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। यहाँ से पूछ रहा है कि किस शब्द के मतलब मोर, सर्प और चातक किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो सारंग जो शब्द है उसका पर्यायवाची मोर भी होता है, सर्प भी होता है, चातक भी होता है। ये तीनों सारंग के पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सारंग। इसी प्रकार कहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है। तो हिंसा का विलोम होता है अहिंसा। हास, परिहास आपस में संबंधित नहीं है। मान का समानार्थी है सम्मान तो, और वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। ठीक है, वादी मतलब वाद पेश करने वाला, प्रतिवादी जिसके खिलाफ वाद पेश किया गया है, तो सही विलोम शब्द हो जाएगा वादी का प्रतिवादी। इसी प्रकार चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा है कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। कल शब्द है, इसके अर्थ नहीं, इससे संबंधित नहीं है। अब कल का अर्थ होता है मधुर ध्वनि। ठीक है, कल कल करती ध्वनि होती है जो। कल का अर्थ यंत्र भी होता है
और बीता हुआ कल भी होता है, लेकिन बेचैनी जो शब्द है इसका कल शब्द से कोई संबंध नहीं है, तो 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेचैनी। इसी प्रकार अवधि, अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब अवधि अगर छोटी मात्रा है इसका अर्थ होता है समय, और अवधि अगर बड़ी मात्रा है उसका अर्थ होता है हिंदी की एक उपभाषा, यानी कि अवधि भाषा, अवध में बोली जाने वाली भाषा। तो आप अवधि को रिलेट करोगे भाषा से, इस अवधि को रिलेट करोगे समय से, तो अवधि का समय और ये अवधि का हो जाएगा हिंदी की एक भाषा। तो 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार सूची जो वर्ड है इसका अर्थ होता है पवित्रता या पवित्र, तो और जो सची है इसका अर्थ होता है इंद्र की पत्नी इंद्राणी। ठीक है, तो सूची का हो जाएगा पवित्र और सची का हो जाएगा इंद्राणी। तो 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, पवित्र और इंद्राणी। अब है अजर और अजीर। अजर है जर का विलोम, जर होता है बुढ़ापा और अजर होता है जो बूढ़ा नहीं है, और अजीर का अर्थ होता है आंगन। तो 10वें प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, अजर का जो वृद्ध न हो, और अजीर का हो जाएगा जो मतलब आंगन अपने घर का। तो अजर अजीर के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है। चलते हैं आगे। पहला शब्द है दिन, ठीक है, दूसरा है ग्राम, तीसरा है बाहर, चौथा है भारत। अब इसमें आप देखो दिन भी भाववाचक संज्ञा का रूप है, ग्राम ये संज्ञा है, भारत संज्ञा है, बाहर ये संज्ञा नहीं, ये स्थान है, ये विशेषण है। तो 11वें का ऑप्शन हो जाएगा 3। 12वें में कहता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, मतलब ये चारों जो विशेषण हैं ये संज्ञा से बने हैं, लेकिन भाववाचक से कौन सा नहीं बना है देख लेते हैं। लोभ एक भाव है, बुद्धि भाव है, पाप एक भाव है, प्रथम कोई भाव नहीं है, ये स्थान का सूचक है प्रथम, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा प्राथमिक, ये भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है। इसी प्रकार शब्द शुद्धि वर्तनी वाला शब्द है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें लावण्यता है, इसका शुद्ध आएगा लवण्यता। अनुग्रहित में ग्रह के नीचे इस प्रकार से आएगा। वापस का होता है वापस, सही शुद्ध। और कवियत्री बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है, ये कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवियत्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहता है शुद्ध शब्द है, ये शुश्रूषा शब्द बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरीके से जहन में बिठा लीजिए। सेवा शुश्रूषा में जो शब्द आता है शुश्रूषा, ये बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है सेवा शुश्रूषा का। अब आपसे पूछ रहा है दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, इस शब्द का सही हिंदी रूपांतरण है। अब इसमें आप देखो छोटी सी गौर करने लायक चीज़ क्या है। एडमिशन का अर्थ होता है स्वीकार, और एडमिसिबल मतलब स्वीकार करने योग्य। अंडर द रूल्स मतलब नियमों के अधीन। अब रूल्स नियम मतलब बहुत सारे नियम हो जाएगा इसमें। अब ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहले में आगे विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ मतलब है नहीं इसमें, यह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत नहीं स्वीकार करने की बात होगी। यह नियम के अधीन मानने योग्य नहीं है। अब बात कर रहे हैं नियम के अधीन, ये सही हो जाता अगर इसमें नियमों होता। अब इसमें दे रखा है यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। अब एडमिशन का स्वीकार्य बिल्कुल, अंडर द रूल्स नियमों के अधीन, अब रूल्स का नियमों। तो जो 15 जो नंबर पे लिखी इंग्लिश की लाइन दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, इसकी बिल्कुल सही शुद्ध हिंदी वर्तनी हो जाएगी यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है। तो ये कहावत है कि कोई आदमी सीधा बैठा है और सीधे बैल को आके कहता है आ बैल मुझे मार, मतलब कोई विपत्ति को कह रहा है कि आ जा मेरे सामने। तो बैठे बिठाए आफत मोल लेना इस कहावत का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आ बैल मुझे मार का अर्थ हो जाएगा कहावत का बैठे बिठाए आफत मोल लेना। बार बार पढ़ते रहोगे अपने आप में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे माइंड में। जैसे आपने कहावत पढ़ी उसका अर्थ पढ़ा तो ये फिक्स सी लाइन है, आ बैल मुझे मार बैठे बिठाए आफत मोल लेना।
अब कर्तवाच्य में कौन सा नहीं है? अभी सेंटेंस दिया है खाना बना दिया गया है, अब इसमें कर्ता प्रधान नहीं है, इसमें खाना प्रधान हो गया, कर्म प्रधान हो गया। प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, अब इसमें प्रार्थना पत्र प्रधान हो गया, कर्म प्रधान है। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भी चला नहीं जाता प्रधान है, ठीक है, ये भाववाचक वाक्य हो गया। वैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं प्रधान है, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ में क्या हो जाएगा? ये कर्तवाच्य है। अब कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अब भाववाच्य की बात करें, उससे धूप में चला नहीं जाता, ठीक है, ये बिल्कुल भाववाच्य हो जाएगा, उससे धूप में चला नहीं जाता, क्योंकि मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। कि कपड़ा सिया जाता है, इसमें क्रमवाच्य है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये कृतवाच्य। सीता ने खाना बनाया, ये कृतवाच्य है। नीचे के दोनों कृतवाच्य हैं और ऑप्शन नंबर 2 है क्रमवाच्य और पहला जो है वो है भाववाच्य, ठीक है। अगला प्रश्न जो है ये कहता है कि एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी परिभाषी शब्द है। एबिलिटी हो जाता है योग्यता और प्रोफाइल होता है आरेख, ठीक है। तो प्रोफाइल मतलब अपन फेसबुक चलाते हैं, उसके अंदर किसी की प्रोफाइल आती है, मतलब उसके बारे में बायोडाटा है, रूपरेखा है, आरेख है। तो एबिलिटी के लिए योग्यता और प्रोफाइल के लिए आरेख इसमें सही वर्ड हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है, ठीक है। अब सब सही संधि देखने के लिए इस प्रश्न में अपन देखेंगे स्वाच्छंद का सही संधि विशेष है स्व प्लस छंद, तो इसमें सही संधि नहीं है। दूसरा महा प्लस सी मह सही संधि है। गति प्लस अवरोध गत्यवरोध, इसमें आ की मात्रा लगा दी, इसमें भी सही संधि विच्छेद नहीं है। इसके 2 ऑप्शन सही होने के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है कौन सा शब्द व्यंजन संधि का रूप है, ठीक है। व्यंजन संधि का रूप है, इसमें हो जाएगा स्वागत, ये स्वर संधि का है। उच्छ्वास, तो ये व्यंजन संधि का हो जाएगा। सरोवर और सरोज में विसर्ग संधि है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा उच्छ्वास। इसी प्रकार राजसभा में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है, राजा की सभा। जिस समास में दोनों पद प्रधान है वह कहलाता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो ध्यान रखना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उपसर्ग रहित शब्द है। अब प्रखर में प्र उपसर्ग है, व्याकुल में वी उपसर्ग है, प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है, अक्षी यानी कि आँख, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, अक्षी खुद मूल शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो ना उपसर्ग किसमें नहीं जुड़ा है? नाजुक में, नाखुश में, नालायक में, नापसंद में। इसमें मूल शब्द जो है खुश, लायक और पसंद, तो नाजुक में कोई मूल शब्द नहीं है, इसलिए नाजुक में कोई उपसर्ग नहीं है। इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको क्या है कि इंग्लिश को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, पहले दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश में बजाय हिंदी में पढ़ के देखने की कोशिश करते हैं। दिया है अब ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, ये कहता है कि जो दी गई सभी सेब हैं इनमें से कुछ अच्छी हैं। अब आपके पास 2 वर्ड हैं मेन, ए फ्यू और ए लिटिल। अब ए का मतलब ये है कि कुछ तो है, दाफ्यू का मतलब पर्याप्त है, और अगर ए नहीं हो तो मतलब नेगेटिव सेंस आता है। इनमें से ए फ्यू और ए लिटिल आपको पॉजिटिव सेंस देंगे। अब फ्यू जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और लिटिल वर्ड अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। दिया है एप्पल्स, ये कि गिनने योग्य है, काउंटेबल है, तो उसमें हो जाएगा ओनली ए फ्यू ऑफ दिज एप्पल्स आर गुड, सिर्फ कुछ सेब ही सही हैं, अच्छी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्यू। तो ये आप आराम से समझ गए होंगे, बड़ा इजी से क्वेश्चन था। अब ये कह रहा है ही गेव मी 1000 रुपी नोट।
अब 2000 रुपये का एक नोट, क्योंकि 2000 रुपये पूरा मिला के एक नोट हो रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए। दी और एन नहीं आएंगे, क्योंकि द एक स्पेसिफिक के लिए यूज होता है और एन जब स्टार्टिंग ओवल से हो रही हो, तब इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि सही जगह पे क्या आएगा, आई बोट दिस बुक 50 रुपीज़। अपन पैसों के बदले कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है। तो आई बोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, इसमें आंसर हो जाएगा 4। अब आपको दिया गया है कोई हिंदी का सेंटेंस, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। दिया है इस सवाल का क्या जवाब होगा। अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो आपको चेक करनी है कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो सभी में क्वेश्चन मार्क दिया है एंड में। अब अपन देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। दिस क्वेश्चन व्हाट आंसर विल बी, ये बिल्कुल गलत फॉर्मेट है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब वही बात अपन चेक कर रहे थे कि इसमें होगा तो बी का यूज होना चाहिए, विल बी, तो ये बिल्कुल सही है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 29 नंबर में आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ, मिस्टेक्स के लिए आप गलतियाँ देखेंगे, रियलाइज्ड पास्ट टेंस का भाव होना चाहिए। आखिर में उसे यह गलती समझ में आ गई। हिज है तो उसके का भी अर्थ होना चाहिए। आपको जो इंग्लिश में हर वर्ड का अर्थ इसमें मैच होना चाहिए। आखिर में उसे यह गलती, तो यह गलती का के लिए पहले होना चाहिए था दिस मिस्टेक, तो ये गलत हो जाएगा। उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियाँ क्या होती हैं, इसमें वाट का प्रयोग नहीं है तो गलतियाँ ऐसा कुछ होगा नहीं। आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ समझ में आई, तो इसमें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी गलतियाँ, हिज मिस्टेक्स, समझ में आई, ये पास्ट टेंस हो गए, ही रियलाइज्ड, और आखिरकार के लिए एटलीस्ट, तो और मिस्टेक्स के लिए गलतियाँ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या था 31 नंबर में, 2 and 2। अब इसमें या तो मैक्स होना था या मैक होना था, क्योंकि 2 अगर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वो बहुवचन का सेंस देंगे, प्लूरल का सेंस देंगे। अब इसमें 2 and 2 के साथ मैक का प्रयोग होना था। दूसरी बात, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, इसलिए आप इसमें मैक्स का प्रयोग भी कर सकते थे, 2 and 2 मैक्स 4। इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करके आपको बोनस अंक जो देने थे, जो भी इसकी प्रथा थी वो इन्होंने अपनाई थी, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। इस प्रश्न में दिया है वी मस्ट लीव अर्ली, हमें जल्दी यहाँ से छोड़ देना चाहिए जगह को, अदरवाइज वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट। ये क्या कह रहा है आपको कि इस जगह को हमें जल्दी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। तो इसमें आएगा अदरवाइज का अर्थ होगा अन्यथा हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इंग्लिश में हल्का सेंस होना चाहिए, दूसरी बात प्रैक्टिस होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इंग्लिश की लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना चाहिए। आवरण पत्र को हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे, आवरण मतलब कवरिंग और पत्र लेटर, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का ऊपर का जो लेटर होता है उसको कवरिंग लेटर या आवरण पत्र बोलते हैं। ऑन प्रोबेशन का हिंदी अर्थ होता है परिवीक्षा, तो ऑन प्रोबेशन का अर्थ हो जाएगा परिवीक्षा अधीन। जो सरकारें किसी को नौकरी देती हैं तो उसको कुछ समय के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखती हैं। राजस्थान में ये 2 साल का अभी टेन्योर चल रहा है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिएबल, एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली या मित्रवत, तो इसका इंग्लिश का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। अब कह रहा है कि अपोजिट ऑफ गिव का अर्थ होता है देना, तो अपोजिट जगह लेना या प्राप्त करना, तो रिसीव इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है आपको कि अंडरलाइन वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि अपोजिट सेंटेंस बनाने के लिए करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड द अंडरलाइन वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब आप इसको क्या प्रीफिक्स लगाकर अपोजिट बनाएंगे, तो इसमें होनर के लिए बिल्कुल
से जो प्रीफिक्स है वो होगा डिस, तो सम्मान का हो जाएगा डिसऑनर, ठीक है, होनर डिसऑनर हो जाएगा। ये सेंस कैसे बनेगा, यू डिसहोनर श्याम बाई कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट, आपने श्याम को आतंकवादी कहकर उसका अपमान किया है, तो इसको होनर का लगा देंगे अपन डिसहोनर करके, सही हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको जो वर्ड दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, ये होता है चोरी करने की एक सनक होती है ना, कि मतलब आदमी की अनियंत्रित सनक होती है किसकी, चोरी करने की। तो चोरी करने की सनक को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। इसके लिए वर्ड होगा क्लेप्टोमेनिया। पायरोमेनिया सनक होती है आग लगाने की, चीज़ों को आग लगाने की सनक क्या कहलाती है, पायरोमेनिया। चोरी करने की सनक होती है क्लेप्टोमेनिया। चीटिंग धोखा देना और रोबिंग लूट मार, ठीक है। तो आप इसके लिए क्लेप्टोमेनिया सही वर्ड नोट कर लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ए एल इज नॉट यूज एट सफिक्स, ये कह रहा है कि इसमें कौन से वर्ड में ए एल लगा के, मतलब ए एल सफिक्स का यूज नहीं किया गया है। सफिक्स मतलब प्रत्यय का यूज नहीं किया गया है हिंदी में, अगर आप समझो तो। डिस्पोज से बना है डिस्पोजल, रिवर्स से बना है रिवर्सल, रिन्यू से बना है रिन्यूअल। लोयल एक मूल वर्ड है, रूट वर्ड है, ठीक है। तो लोयल में कोई प्रीफिक्स यूज नहीं किया गया, कोई सफिक्स यूज नहीं किया गया है। इसमें कह रहा है कि सही वर्ड का आपको यूज करना है। आई लाइक टू टेलीविज़न इन द इवनिंग, शाम को अपन टेलीविज़न देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो देखते हैं ना, टेलीविज़न वगैरह, मूवी वगैरह, इसमें हम देखने के लिए वाच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखने के सेंस में यहाँ पर वाच का प्रयोग होगा। तो आई लाइक टू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग। अगले प्रश्न में आपके होगा कि दिया गया कोई आपको ये पैसे दिया गया है, आपको इसको पूरा पढ़ना था और उसके बाद में इंग्लिश के 2 क्वेश्चन थे, सिर्फ 41 और 42, इसका आंसर देना था। मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप इंग्लिश का पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि अनावश्यक दिमाग नहीं लगाना पड़े। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप आंसर के लिए टिक कीजिए। दे रखा है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, ऐसी कौन सी चीज़ थी विच सम फोक्स डू, जो कुछ फोक्स जो कर रहे थे, नो सूनर दे सेटल इन ए रेलवे कैरियज, मतलब रेल के डिब्बे में चढ़ने से पहले वो जो फोक्स थे वो क्या कर रहे थे। आप इसको पढ़ो, जहाँ पर भी फॉल्स का आपको नाम आए और कैरियज का जो सेंस है उससे पहले आपको देखना था। इसको पढ़ने में प्राप्त करेंगे आप। देन देर आर सिंपल फोल्स हु आर फॉर एवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन रेलवे कैरियज, जो कुछ खा रहे थे, पी रहे थे और क्या कर रहे थे। नो सूनर आर दे सेटल्ड, आपको वर्ड दे रखे थे, नो सूनर आर दे सेटल्ड इन देयर सीट्स एंड दे आर पासिंग ईच अदर टैटेड एंड सैंडविच एंड मोर्नफुल स्क्रैप्स ऑफ पेस्ट्री एंड टैकिंग विद देयर माउथ्स फुल एंड स्केटिंग क्रम्स ओवर द ट्राउजर्स ऑफ द फास्टिडियस ओल्ड जेंटलमैन। तो अपने को नो सूनर से चेक कर लेंगे, नो सूनर और सीट का सेंस आएगा। इसी प्रकार से इसमें दे रखा है अपने दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेज एंड पेस्ट्रीज, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दे रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैपिडिटी यूज्ड इन द पैसेज। रैपिडिटी का अर्थ होता है तीव्रता, फास्ट, ठीक है। तो रैपिड से आप इसमें क्विकली ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक ही प्रश्न के लिए आपको पढ़ना था, पूरा उसको सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब कह रहा है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। ये कह रहा है कि नोटिस का पार्ट क्या नहीं होता है, तो नोटिस में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, सैल्यूटेशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हेडिंग, डेट, टाइम और कॉन्टैक्ट पर्सन एड्रेस सब इसमें होते हैं, लेकिन सैल्यूटेशन मतलब संबोधन का प्रयोग एक नोटिस में नहीं होता है। इसी के अलावा व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इन ए लेटर, तो लेटर में सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लेटर में सब्सक्रिप्शन की जगह यूज होता है कर्टियस लीव टेकिंग, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है ए रिटन डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सर्टेन कंडीशंस पर्टेनिंग टू प्राइस, पीरियड, क्वालिटी, डिलीवरी etc। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अंदर आप आमंत्रित करते हो क्या, ऊर्जा, शक्ति या फिर क्वालिफाइड सप्लायर्स, मतलब
जो दक्ष सप्लायर्स हैं, सेवा प्रदाता हैं, जो क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपको गुड्स, सामान या कुछ सेवाएं, या किसी कुछ कंडीशंस पर, शर्तों पर। कौन सी शर्तों पर? कीमत, समय, गुणवत्ता और आपको डिलीवरी जैसी शर्तों पर। आप ऐसा कुछ लिखित दस्तावेज क्या कहलाता है जो ऐसी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं, उसका बोलते हैं टेंडर। इंग्लिश में टेंडर, हिंदी में होता है निविदा। ठीक है, आप ठेका भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस सीक्वेंस। अब आपको ये पढ़ के इसमें सही टेंस का यूज करना है। बाय द टाइम ही रिटर्न, ये पास्ट टेंस है। बाय द टाइम ही रिटर्न, जिस समय वो लौटा। आई हैड टाइप्ड 10 पैसेज ऑफ माई रिपोर्ट, उसके लौटने से पहले ही मैंने मेरे रिपोर्ट के 10 पेज मैंने टाइप कर लिए थे। इसमें हो जाएगा आई हैड टाइप्ड, मतलब पहले मैंने टाइप कर लिए थे उससे लौटने से पहले। वही चीज़ है आई डैश व्हेन आई गोट अप। ठीक है, मतलब इट वाज नॉट रेनिंग, उस समय बरसात नहीं हो रही थी जब मैं उठा था, तो इसमें हो जाएगा इट वाज नॉट रेनिंग। अब इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस आपको दिया है, उसका पैसिव टेंस में बनाना है, पैसिव फॉर्म में बनाना है। दिया है नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, ये कह रहा है कि इस जो पर्वत है इसको अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है, या फिर ये जो अब ये है कि कोई इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है आज से पहले या अब से पहले, तो इसका पैसिव सेंस होगा कि यह पर्वत ऐसा है जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया है। ठीक है, तो इसमें अपन टेंस यूज करेंगे पैसिव फॉर्म में कि दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। ठीक है, ये पास्ट टेंस था हैज वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है इसलिए अपन इसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ इसमें बीन का प्रयोग कर देंगे, दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। दे रखा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इसको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। द पुलिसमैन आस्क्ड, पुलिसमैन ने पूछा इफ़ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। अब डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, एक साइड तो आपको इन्वर्टेड कॉमाज में जो कथन है वो मिलेगा, एक साइड में कहने का भाव मिलेगा। अब आपको ये देखना है इसमें द पुलिसमैन आस्क्ड इफ़ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, एक साइड में तो आएगा कि द पुलिसमैन आस्क्ड। ठीक है, और दूसरे में आपके आना है कि इफ़ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, तो डिड यू सीन द एक्सीडेंट, डिड यू सी द एक्सीडेंट, तो इसमें है डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक सेंटेंस दिया है ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ये कल्पना कर रही है कि अगर मैं एक ब्यूटी क्वीन मतलब सुंदर रानी होती, सुंदरता की रानी अगर मैं होती, ये ऐसी कामना कर रही है। ये मतलब ऐसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आपको इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस मतलब बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में बनाना है। तो इसका बिल्कुल सही रूप जो आपके होना है वो हो जाएगा आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन। ठीक है, आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप इस पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे होंगे, और आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।